नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एक्चुअल में उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कल 22 सितंबर था और जो है मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन उसमें आए थे। तो कल सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है, 22 सितंबर को। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिन लोगों की एग्ज़ाम बाकी है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत इसका जो है फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं हम कि देखते हैं कि कौन कौन से और किस टॉपिक की कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता होगा कि जो आपकी आरआरबी है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपको पता होगा कि करंट, ठीक है, करंट और जीएस उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है साइंस, उस पर 25 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ और रीजनिंग उस पर 25-25, ऐसे 100 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं इन चारों टॉपिक पर। ठीक है, और आपको 1.5 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 90 मिनट का टाइम मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सब लोगों को पता होता है कि जो ये टॉपिक है उस पर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी एक टॉपिक पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी किसी पे 20 आएंगे, किसी पे 25 आएंगे, किसी पे 27 आ जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, 25 दिए हैं तो 25 ही नहीं आते हैं। जो जिसने एग्ज़ाम दे दिया है अब तक उनको पता चल गया होगा। ऐसे नहीं है कि एक साथ ही 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, सब मिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि एसएससी की तरह नहीं है ग्रुप डी का, तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपका साइंस का आ गया तो दूसरा मैथ का आ सकता है, मतलब करंट का आ सकता है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे शिफ्ट में मुझे कौन से क्वेश्चन आए थे। मैं दूसरों का नहीं बता रहा हूँ, मेरे खुद का बता रहा हूँ। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन आपको मतलब मुझे आए थे। तो हम देखते हैं पहले करंट का और जीएस का। करंट का और जीएस का, ठीक है। मैं लिखने के लिए मैं आपको लिख कर ज़्यादा समझा नहीं सकता इधर, ठीक है, क्योंकि जो लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस मेरी इतनी नहीं है। आप मोटा मोटा समझ लीजिए। ठीक है, करंट के क्वेश्चन देखते हैं हम पहले कि किस टॉपिक पर आए थे। एक तो था आईपीएल पर, दूसरा था नोबेल पीस प्राइज़ पर। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ पर था। उसके बाद था एक जो टूर्नामेंट होती है टेनिस की, उसके ऊपर था। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे आए थे, आपको सिर्फ मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, नोबेल प्राइज़ पे आया था। और एक क्वेश्चन था, तो वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये इस पर पहले देख लेते हैं। आईपीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल किसने स्पॉन्सर की थी। जो स्पॉन्सरशिप होता है ना, आपको पता होगा, वो रहता है, जैसे रहता है टाटा आईपीएल। तो क्वेश्चन आया था कि 2022 की जो थी वो किसने स्पॉन्सर की थी। तो आपको पता होगा स्पॉन्सरशिप किसने की थी, तो आपको इसका आंसर पता होगा कि टाटा आईपीएल थी इस बार 2022 की। ठीक है, और जीती किसने थी ये भी आपको याद रखना है, गुजरात टाइटन ने। और क्वेश्चन कैसा आया था मुझे कि स्पॉन्सरशिप किसके पास थी 2022 की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नोबेल पीस प्राइज़ आपको याद रखने हैं। करंट अफेयर जो है नवंबर दिसंबर से आगे का पूछा जा रहा है। जो नोबेल दिए जाते हैं वो नवंबर दिसंबर में ही दिए जाते हैं, तो उस पर भी एक क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन ऐसा था कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, जो शांति पुरस्कार है नोबेल का, वो किसको मिला है। 2 लोगों को मिला है, लेकिन ऑप्शन में एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया था और 3 जो नाम थे अलग अलग थे, मतलब एक ऑप्शन में एक नाम, ऐसा था। तो दमित्री मुरातो ये ऑप्शन था मुझे। ठीक है, और दूसरा और एक मिला है, 2 लोगों को मिला था, मरिया रेसा को और दमित्री मुरातो को। तो ऑप्शन सिर्फ इतना ही था, दमित्री मुरातो, तो मैंने इस पर टिक कर दिया था। ठीक है, तो आपको बाकी के जो नोबेल पुरस्कार है वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था टेनिस के ऊपर। ठीक है, हम अभी हटा देते हैं। टेनिस के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसा था। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद आता है आपका फ्रेंच ओपन, ये 4 होती है। ठीक है, साल में। उसके बाद आती है एक यूएस ओपन आती है और एक विंबलडन ओपन आती है। इनका क्रम सही है क्या नहीं बताना, ठीक है, सर्च करके देख लेना आप लोग एक बार। ऑस्ट्रेलिया ओपन तो पहले होती है ये पता है, और ये दूसरी होती है फ्रेंच ओपन। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। तो ये किसने जीती है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की, ये क्वेश्चन आया था मुझे। तो उसका जो आपको आंसर मैं बता देता हूँ।
ये जीती थी राफेल नदाल ने, ठीक है। और एक है जो फ्रेंच ओपन हुई है अभी 2022 में, वो भी किसने जीती है, राफेल नडाल ने। ये आपको याद रखना है, पीछे ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और एक याद रखना है कि ये किस कोर्ट पर चारों के चारों खेली जाती है। आपको याद रखना है कि मतलब उनका जो मैदान होता है एक हार्ड कोर्ट होता है, पहला और आखिरी वाला जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, और ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, और एक खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। इसका क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा शायद, नहीं तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि साल में कब कब कौन से महीने में होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। करण का और एक क्वेश्चन आया था, एक ट्रॉफी थी, कौन सी तो ट्रॉफी थी, मुझे अभी उसका एक्चुअल में नाम नहीं याद आ रहा है, किसी की ट्रॉफी थी, वो उस पर क्वेश्चन आया था, शायद वो फुटबॉल की ट्रॉफी थी, हमारे देश में खेली जाती है, तो उस पर क्वेश्चन आया था। उसका नाम है, जैसे याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा बीच में, ठीक है। ये ऐसे 4 क्वेश्चन थे करंट से, ठीक है। अभी जीएस की बात करते हैं हम, जीएस, उसमें देखते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन था हिस्ट्री का, वो मुझे एक भी नहीं दिखा, ठीक है। और मैंने पूरे क्वेश्चन पढ़े, इसलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन मुझ में था ही नहीं, ठीक है, मेरे शिफ्ट में, मेरे पेपर में। तो पॉलिटी के एकदम आसान क्वेश्चन आए थे, शायद 5 क्वेश्चन थे, लेकिन एक जो था करंट और ये मिला के ही था शायद, इसलिए हम सोच सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट कौन से कलम या आर्टिकल में दिए गए हैं, तो उसका जो आंसर था वो था 12 से 35 तक, ठीक है, आर्टिकल। तो ये भी आपको भी याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन था कलम 21 के बारे में। ये देखिए जो फंडामेंटल राइट है उस पर 2 क्वेश्चन आ गए थे। कलम 21 में क्या कहा गया है, तो उसमें आपको पता है कि जीवन जीने का अधिकार जो है उसमें दिया गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। आपको बताना है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन से जो हमारे कैंडिडेट है वो मतलब भाग लेते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि मुझे क्वेश्चन आया था कि कौन भाग नहीं लेता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन कौन भाग लेता है। एकदम आसान है, कोई ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन था इस पे ही, पॉलिटी पे, वो था वित्त आयोग के बारे में। राष्ट्रपति हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग स्थापन करते हैं, तो आपको यह बताना था कि कलम संविधान के कौन से कलम में वित्त आयोग की जो वित्त आयोग की सिफारिशों की गई है। तो आपको याद रखना है जो हमारे जो संविधान है उसमें 280 नंबर का आर्टिकल है, उसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे पॉलिटी के बारे में। आगे देखते हैं हम इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमी में क्वेश्चन थे माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, मैक्रो। इन दो जो वर्ड है उसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, और एक होता है माइक्रो, ठीक है। अभी मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म, ये सूक्ष्म होता है। और इसमें क्या होता है, एकदम छोटे लेवल पे जाके जो है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं माइक्रो। और मैक्रो क्या है, थोड़ा थोड़ा बड़े, ठीक है, ऐसे 2 गोले हैं, ठीक है, 1 मिनट, ऐसे 2 गोले, इनका अध्ययन करना यानी कि माइक्रो। मतलब जैसे भारत का, श्रीलंका का और अमेरिका का, इन तीनों का अध्ययन करना यानी कि हो गया माइक्रो, ठीक है। और माइक्रो मतलब क्या होता है, भारत में ही, भारत में किसी राज्य के किसी जिले में जाके किसी गांव का जो निरीक्षण करना है वो है सूक्ष्म यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एक छोटे छोटे 3 वर्ड दिए गए थे, तो आपको बताना था कि इसमें से मैक्रो इकोनॉमी कौन सी है और माइक्रो कौन सी है, ये दिया हुआ था वहाँ पे। उसके बाद एकदम आसान क्वेश्चन था, एक वित्त मंत्री पूछा गया था भारत की, कौन है, ये आपको पता भी होगा कौन है। उसके बाद आया था जो लिक्विडिटी होती है, भारत की जो लिक्विडिटी है वो कैसे गिनी जाती है, और सबसे तरल लिक्विडिटी हम किसको कह सकते हैं, और उसके उसके जो ऑप्शन थे होते M1, M2, M3 और M4, ठीक है। तो लोगों के पास कितना पैसा है टोटल, ये इसमें गिना जाता है। जिसने इकोनॉमी पढ़ी होगी उसको ठीक से ये आता भी होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन था एक, शायद इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चन थे, शायद 3 क्वेश्चन आए थे। एक माइक्रो इकोनॉमी के बारे में था, एक था ये लिक्विडिटी थी, वित्त मंत्री पूछी गई थी, ठीक है। और अगर हम वो एक क्वेश्चन देखें कि वित्त आयोग के बारे में, वो भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों में कॉमन आ जाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं हम ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी के अच्छे खासे 5 सवाल आए थे और एकदम आसान थे। दो नदियों के बारे में थे जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। 2 ही नदियां हैं हमारी मुख्य नदियां, तापी और नर्मदा, आपको पता होगा। तो दोनों के बारे में ही क्वेश्चन था, ठीक है। एक नर्मदा के बारे में था और एक तापी के बारे में। मतलब दोनों का नाम अलग अलग क्वेश्चन में दिया था, लेकिन एक एक ही दिया था दोनों में से, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि जो हमारे पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदी का नाम बताना था, और उसमें ऑप्शन था नर्मदा, ठीक है। और बाकी जो 3 थी वो पूर्व की ओर बहने वाली थी, तो इसमें तापी नहीं दी गई थी, तो नर्मदा उसका सही ऑप्शन आंसर था। उसके बाद आया था अरब सागर में कौन सी मिलती है, अरब सागर में, ठीक है। बाकी सब पूर्व की दी गई थी और पश्चिम में जो मिलती थी वो थी तापी नदी, ठीक है। छोटी किसी का नदी का नाम नहीं दिया गया था, बड़ी नदियों के नाम में दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था, नैसर्गिक साधन संपत्ति से रिलेटेड था। उसमें पूछा गया था कि आप अगर साधन संपत्ति या नैसर्गिक मतलब हमारे जंगल बिंगल जो है, जो हमारे नैसर्गिक साधन संपत्ति है, उसको अगर बचाना चाहते हो तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन थे, ऑप्शन एकदम ऐसे दिए होते हैं कि 3 ऑप्शन एकदम आपको लगे कि ये तो हो ही नहीं सकते, और चौथा ऑप्शन जो है वो उसका आंसर रहता है, ठीक है। तो आप जैसे पढ़ोगे तो वैसे आपको उसका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद एक आया था और एक क्वेश्चन आया था, वो भी ज्योग्राफी का ही था। भारत का आपको ये बताना था कि भारत कौन से नंबर पे आता है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़े देशों में भारत कितवें नंबर पे आता है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है 7वें नंबर पे, और पहला अगर पूछा गया तो आपको पता है कि रशिया इसका आंसर हो जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। मतलब कुल मिला के 18 या 20 क्वेश्चन आप मान सकते हो करंट और जीएस से आए थे। उसके बाद देखते हैं हम मैथ और रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग पे खास करके बहुत जो आपकी वर्ड दिए होते हैं, आपको क्या करना है, ABCD जाते ही और रफ पेपर जाता है उस पर लिख लेनी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए थे मेरे इसमें तो बहुत आए थे कि आपको एक वर्ड दिया होता है और उसके बेस पे एक और वर्ड तैयार किया होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लॉजिक होता है। अगर इसका पहला वर्ड और इसका पहले वर्ड में लॉजिक होता है, दूसरे वर्ड और दूसरे वर्ड में लॉजिक होता है। शब्द में पहला वर्ड अगर दिया है तो, अगर पहला B दिया है तो इधर होगा C, इधर अगर D दिया है तो इधर होगा E, ऐसा भी होता है। बहुत सारे लॉजिक है उसमें, आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसे 4 क्वेश्चन आए थे, और लेकिन लॉजिक अलग अलग था, उनमें एक ही लॉजिक नहीं था। उसके बाद ये अभी रीजनिंग का हम बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग की पूरी बात कर लेते हैं। उसके बाद आए थे रीजनिंग में, तो आगे आगे देखते हैं हम रीजनिंग का। रीजनिंग में और आए थे, एक था तर्क पे था, एक तर्क शास्त्र जो आता है उसमें था कि उसमें क्या था कि एक दिया होता, एक तर्क दिया होता है एक, कि उसने अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा। तो आगे आपको जो आंसर है वो दिया होता है, 2 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको सही आंसर जो है चूज़ करना होता है। उसके आगे आपको ये पता होगा कि क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम आपने देखा भी होगा। कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं 2 या 3, सभी पेन कागज़ है, कुछ कागज़ पेंसिल है, कुछ पेंसिल पेपर है, ऐसा कुछ दिया जाता है, और आपको ये गोले बना के जो है बराबर आपको वेन डायग्राम निकालनी होती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक तर्क दिया जाता है, 3 तर्क दिए जाते हैं, उनमें से आपको पता लगाना होता है कि कौन सा तर्क इसमें से सही है या गलत है, ठीक है। तो ये आपको बताना था। इस पर भी 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आया था रीजनिंग पे 4 क्वेश्चन तो आ गए वर्ड्स पे, वो वर्ड ही आए थे 4 क्वेश्चन। वेन डायग्राम के हो गए 2 क्वेश्चन, इसके हो गए, जो तर्क था तर्क शास्त्र पे उस पर 1 क्वेश्चन आया था, यानी कि टोटल हो गए यही 10 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन थे जो आपको याद रखना है कि बैठक व्यवस्था, एक वर्तुल पे था और एक चौकोन पे था, ठीक है। तो 8 आदमी बैठे होते, ये उसके सामने बैठा है, ये बाएं बैठा है, ये दाएं बैठा है, आपको पता होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है वो। उसमें थोड़ा आपको स्पीड मेंटेन रखना है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं मैथ का। मैथ के ऊपर कोई ज़्यादा मतलब वेरिएशन नहीं रहता है, मैथ वही अपना सिलेबस रहता है, वही रहता है, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद आता है ब्याज। साधारण ब्याज पे क्वेश्चन आते थे, कोई ज़्यादा नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन आया था कि एक राशि दी गई थी, एकदम राशि भी एकदम सादी सिंपल थी, ऐसे ही कुछ थी, 1000 या 10,000, और
शायद हज़ार राशि दी गई थी और उस पर निकालना था आपको 12.5% का ब्याज, साधारण ब्याज 2 साल का कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद था प्रॉफिट एंड लॉस पे एक क्वेश्चन था कि परसेंटेज में निकालना था आपको, प्रॉफिट हो रहा था उसमें, तो आपको परसेंटेज में बताना था। लेकिन ठीक है, ये हो गया ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज पर आया नहीं था, साधारण ब्याज पर क्वेश्चन आया था। उसके बाद आता है एक डीआई का क्वेश्चन आया था। डीआई का एक टेबल दिया हुआ था, उसमें से 4-5 वैल्यू दी गई थी, एक मतलब खर्चा दिया गया था परसेंटेज में, और आपको निकालना था उनकी एक्चुअल जो अर्निंग है वो कितनी है 4 लोगों की। उसके बाद जो आता है कि एक व्याख्यान माला थी, संडे मंडे, मतलब पूरे हफ्ते के दिन दिए हुए थे 6-7, ठीक है, 7 दिन दिए थे और 7 दिन में वो व्याख्यान मालाएँ आयोजित की जाने वाली थी। और मतलब रीजनिंग का ही क्वेश्चन था वो मैथ का नहीं था, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद आती है हमारा जो मैथ है, उसके बारे में देख लेते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पे एक ही क्वेश्चन था, और मतलब जो टेबल आता है ट्रिग्नोमेट्री का, उस पर एक क्वेश्चन था वो ट्रिग्नोमेट्री। हम देखते हैं त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति पे देखो एक ही क्वेश्चन आया था टेबल पे ऊपर, टेबल की जो वैल्यू दी है उनमें से साइन की वैल्यू पूछी गई थी 45 डिग्री की, ठीक है, तो आपको वो टेबल याद करके रखना है। उसके बाद एक आया था नंबर सिस्टम पे, ठीक है, नंबर सिस्टम पे आया था। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कैसे रहते हैं आपको पता होगा कि एक 3-4 नंबर दिए जाते हैं, उसमें कुछ लिंक होता है, जैसे कि इसका स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर ये हो गया तो ये 3 का स्क्वायर होता है, ये अगला 4 वाला स्क्वायर होता है या 5वां स्क्वायर होता है, ऐसे ऐसा दिया था। एकदम आसान थे, एक में स्क्वायर का था और एक में क्यूब का था, ठीक है, और दूसरे में थोड़ा अलग लॉजिक था, जैसे कि ए प्लस, आपको पता होगा ना, A-1, A-2, A-3, ऐसे ऐसे करके संख्या जो है आगे घट रही थी, ठीक है, ये एक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम मैथ का ही। मैथ में और एक क्वेश्चन था जो आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क आता है, ठीक, टाइम एंड वर्क, उस पे था एक था नल और टंकी, ये हो गया, ठीक है। इस पे अपनी जो प्रोबेबिलिटी है उस पे क्वेश्चन नहीं आया था मेरे सीट में, मुझे तो नहीं आया था, ठीक है, तो इस पे एक एक क्वेश्चन थे दोनों पे। और मैथ के शायद इतने, आगे चलते हैं, अभी मैथ का और देख लेते हैं। एलसीएम, आप सभी को एलसीएम निकालना तो आता होगा, बहुत ही आसान है। एलसीएम मतलब ऐसी संख्याएं नहीं दी गई थी, एक अपूर्णांक दिया गया था, ठीक है, 2 अपूर्णांक थे, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक अपूर्णांक दिया गए थे 2, ठीक है, और आपको बताना था कि उनका एलसीएम क्या है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो आपको इस वाले में पता होगा, मैं आपको थोड़ा इधर बता देता हूँ, जैसे ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, सी वैल्यू है, डी वैल्यू है, ठीक है, इधर कॉमा होता है। आपको क्या करना होता है, इसका पहले इन दोनों का निकाल लेना होता है, ठीक है, अंश का, और बाद में निकालना होता है छेद का, ठीक है। इन दोनों का लसावी मसावी निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का निकालेंगे लसावी मसावी, और लिखना क्या है, आंसर कैसा आता है पता है आपको, कि इसका जो एलसीएम है, अगर पूछा गया है कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है इधर एलसीएम लिखना है। जिन इन दो संख्याओं का आप जब इन दो संख्याओं का आप जब एलसीएम निकालोगे तो उसका एलसीएम इधर लिखना है, और उसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ इधर लिखना है, ठीक है, और वैसे सेम इधर करना है। ऊपर अगर एलसीएम आता है तो नीचे क्या आएगा, एचसीएफ, और इधर आएगा एलसीएम। तो इस तरह से आपको उसका आंसर देना है। कुछ कुछ लोग क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लेते हैं, लेकिन लिखना कैसा होता है उनको पता नहीं होता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन था, एलसीएम पे ही था, एक संख्या दी गई थी, ठीक है, एक नंबर दिया गया था, उसके बाद दिया गया था एलसीएम और एचसीएफ, हाँ, ठीक है। तो क्या करना था आपको कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी। पहली संख्या तो दी गई थी, 2 संख्याओं से, अगर 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, पहली संख्या ए है तो आपको दूसरी संख्या बतानी होती है, ये संख्या दी होती है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं हम रीजनिंग में चलते हैं, थोड़ा ब्लड रिलेशन के बारे में एक क्वेश्चन था। उसके बाद था ब्लड रिलेशन में क्या दिया था कि ए ने क्या कहा बी से, ठीक है, ए ने बी से एक तस्वीर की तरफ हाथ दिखाकर कहा कि ये मेरे चाचा की भतीजे की ऐसी कुछ बहन है या भाई है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है।
ये हो गया ब्लड रिलेशन के बारे में। हम आगे देखते हैं। अभी आगे एक क्वेश्चन और था रीजनिंग में। एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आया था, मतलब आधे पेज का क्वेश्चन था वो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बैठक व्यवस्था के बारे में ही था वो, जो वर्तुल में बैठते हैं उस टाइप का था। ठीक है, तो इस तरह से मेरे शिफ्ट में मुझे एक क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि साइंस। ठीक है, साइंस का अगर हम अभी करने लग जाए तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। साइंस के क्योंकि न्यूमेरिकल आए थे 4, और न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्चुअल में थे कैसे, और उस पर जो 17-18 क्वेश्चन थे जो साइंस पर थे वो किस तरह के थे, वो हमें अगली वीडियो में ही बता दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर ये बताने बैठ गया तो। ठीक है, तो आपको अगर मतलब तो साइंस का जो है वो अगले वीडियो में बता दूंगा। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन मैं उसमें से अच्छे से आपको बताना भी आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, यही था। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, कोई ज़्यादा मतलब बाहर के क्वेश्चन नहीं थे, और ज़्यादा ही कुछ हार्ड क्वेश्चन भी नहीं थे। एक नॉर्मल क्वेश्चन थे, मीडियम आप कह सकते हो। कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि हार्ड रहते थोड़े, 8-10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं 100 में से, जो बहुत हार्ड रहते हैं कि किसी को मतलब उसका आंसर शायद बहुत कम लोगों को पता होता है जिसने उनके बारे में पढ़ा होता है। ठीक है, तो ये मुझे इस वीडियो में बताना था कि एक्चुअल में पेपर कैसा आ रहा है ग्रुप डी का। ठीक है, तो जिन जिन लोगों का अभी पेपर बाकी है, तो वो लोग अगर किसी ने ऐसे पॉइंट नहीं देखे छोटे छोटे, तो आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम, मैं उसमें डाल दूंगा कि साइंस के आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे आगे आने वाली वीडियो जो है आपका नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, ताकि आपको जो है वो बेल आइकन भी दबा देना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।